मतलब आप मिसाल के तौर पे अगर उस एक्सरे का ओरिएंटेशन ठीक नहीं है और आपने पिक कर लिया ना, तो आप ये बता देंगी ना अगर कि ये एक्सरे पूरी तरह ओरिएंटेड नहीं लग रहा, तो आपको बस उसके नंबर मिल गए। अगर उसके अंदर उन्होंने ये उसके अंदर क्या नाम है उसका, ब्रेस्ट का शेडो नजर आ रहा है, या उसके अंदर ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, या उसके अंदर कोई लाइंस जली हुई हैं, तो वो अगर आप बताएंगे तो आपको उसका आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है। आपने अगर मिसाल के तौर पे आपको नहीं समझ आ रहा, आपने कह दिया कि बायलैटरल ओपेसिटीज हैं, इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, वी विल कोरिलेट क्लिनिकली, तो आपका आंसर गलत नहीं है, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि आम तौर पे उसके अंदर वो कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अगर न्यूमोथोरैक्स आ गया ना, तो वहीं पर वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है। अगर प्लूरल एफ्यूजन है तो वो आपसे प्लूरल एफ्यूजन की कॉजेस पूछेंगे। प्लूरल एफ्यूजन हुआ तो आप उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। तो अगर पल्मोनरी एडीमा है तो वो हो सकता है आपसे हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट पूछ लें। ये वहां पे आपने क्विकनेस का इस चीज का इजहार करना है। ठीक है। क्योंकि 4 मिनट में मुझे बताइए कितना पूछ लेंगे वो आपसे, थोड़ा ठंडे दिमाग से रियलिस्टिक होकर देखें ना। और आपके ख्याल से वो इस बात पे तो नहीं आपको वो स्टेशन में फेल कर देंगे कि आपको एपी और पीवीयू नहीं समझ आया? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये तो मैंने हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ना, मैं खुद बैठा सोच रहा था कि यार मिलियरी टीबी और जो है वो लंग मेटास्टेसिस में कई दफा आप बहुत अच्छे तरीके से आप नहीं पिक कर सकते, तो इसका क्या मतलब है कि आप फेल हो जाएंगे इस बात पे? नहीं, आप उनको कहेंगे कि क्लिनिकली आप उसको कोरिलेट करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एक एरिया में अगर आपको पैच नजर आ रहा है तो आप उसको एआरडीएस नहीं कहेंगे, आप उसको ये कहेंगे कि निमोनिक पैच हो सकता है। ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि एंडोट्रिकल ट्यूब के अंदर सॉरी ब्रोंकस के अंदर प्लग फंस गया और वो जगह वेंटिलेट नहीं हो रही है, वो जगह कोलैप्स हो गई है। ठीक। तो मतलब बेसिकली ये आपने इस तरह किसी ने जोन सामने जोन और लोब की जिक्र किया था इस बात पे, टू बी एक्यूरेटली जिस तरह कार्डिक शेडो इज अ प्रॉपर वर्ड, इसी तरीके से रेडियोलॉजिकली जोन इज द प्रॉपर वर्ड। ठीक है। आपसे वो एक्सरे के अंदर वो आपसे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पूछ सकते हैं। आपको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स याद है? ए पाम ए मैप, एंटीरियर पोस्टीरियर किसी जमाने में याद किया था। ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एंट्रोलैटरल पता नहीं क्या, वो फार्मूला याद रह गया, अंदर क्या है ये भूल गया। ए पाम ए मैप, और वो दूसरी लेफ्ट साइड पे होता है मेरे ख्याल ए पाम ए पासी, इस तरह करके होता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ठीक है। तो कुछ लोग जमा हो गए हैं। अब आप लोगों ने मेरा सबसे बड़ा इम्तहान है आज। उसकी वजह ये है कि हम लोग जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं तो हम ये चीज़ें फार्मूलाज और ये सारी चीज़ें ना उस तरह से नहीं याद रहती हैं कि जिस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताऊंगा कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एबीजीज क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीजीज? क्या होती है एबीजीज? एबीजी से आर्टीरियल ब्लड गैसेस से आपको क्या पता चलता है? सर वेंटिलेशन ऑफ द पेशेंट एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट, स्टेटस उसका। ठीक है। और सर एक्चुअली इट इज हमें बैलेंस मालूम पड़ता है अल्कलोसिस और एसिडोसिस का। इससे भी हमारे इससे मतलब आप अभी जब आप एबीजीज की जिक्र कर रहे हैं तो एक्चुअली आप कौन सी चीजों को देख रहे हैं? एक तो ऑक्सीजनेशन हो गई, इसके अलावा कोई और किसी और चीज का फंक्शन? कार्डियो पल्मोनरी एंड रीनल फंक्शन। कार्डियो पल्मोनरी, हाँ जी। कार्डियो पल्मोनरी कैसे होगा? सॉरी कार्डिक रीनल फंक्शन। सर हाँ कार्डिक फ्लो चलेगा तो सब गैसेस भी जो है एक्सचेंज होंगी ना सर। मेनली रेस्पिरेटरी होता ना। एग्जैक्टली। नहीं सही कह रहा है, ये सही कह रहे हैं। अच्छा। कार्डियो पल्मोनरी और रीनल फंक्शन तीनों सर फंक्शन है ना। ठीक है, लंग्स काम कर रहे हैं सर, लेकिन अगर ब्लड फ्लो ही नहीं चढ़ेगा, वो डिजॉल्व ही नहीं होगी और इसके अलावा लंग्स तक पहुंचेंगी नहीं तो एक्सचेंज चले नहीं होगी ना सर। एक और कोई बफर होता है जो, क्योंकि हम इस तरह उसको एटिपिकल तरीके से हमने इस टॉपिक को शुरू किया है कि इसके अलावा आपने हार्ट बता दिया, आपने लंग्स बता दिया, आपने किडनीज बता दी, इसके अलावा कोई चीज होती है जो इस बैलेंस को मेंटेन करने में काम कर रही होती है? सर बफर है, हीमोग्लोबिन बफर है। एक मिनट बताने दो, मैं इसको बताने दें जी। एल्ब्यूमिन बफर हो गया, और
एक और भी बफर होता है। सर बाइकार्ब? नहीं। अजहर बताओ। हीमोग्लोबिन सर? नहीं। कार्बोनिक एसिड और सर एसिड बेस बफर। ये तो सारे बता दिए हमने ना। एक बफर और भी होता है। फॉस्फेट सर। थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रा, ठीक है। फॉस्फेट होता है वो जो हमारे बाकी चीजें जहां पर होती है ना, ये लॉन्ग स्टे क्यों देते हैं फॉस्फेट दिया जाता है, सॉरी, जो जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स के अंदर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है ना, तो बेसिकली ये हमारे जो बेसिकली जो एसिड बेस बैलेंस का सिस्टम है ना, ये आप बैटरी की चार्जिंग से आप क्या कर लें। अगर एसिड बेस सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा तो हमारे सर्किट शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एसिड बेस बैलेंस प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये सारों का कॉम्बिनेशन जो है वो है। और बेसिक इसका सिस्टम ये है कि यूजुअली जो आपकी अगर एक चीज में प्रॉब्लम होती है तो दूसरी चीज उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगी, मिसाल के तौर पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो लंग्स जो है उसको जो है वो उसकी कंपनसेशन करने की कोशिश करेंगे कि वो CO2 को वॉश आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल याद रखें कि जो होती है आपकी जो कंपनसेशन है ना, वो कभी भी 100% नहीं होती, वो हमेशा लैग बिहाइंड करती है, ठीक है। तो जब वो लैग बिहाइंड करेगी तो उसके अंदर आपको चीजें इनकम्प्लीट होगी वो। तो अगर आपको किसी सिस्टम में या किसी चीज में आपको लगे कि ये तो 100% हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? 100% अगर हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छी एक्स्ट्रा है इसकी बॉडी। डबल डिसऑर्डर है। हाँ, मिक्स डिसऑर्डर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मिक्स डिसऑर्डर है। तो यूजुअली जो है वो जब जो सबसे पहले जो डिसऑर्डर को अगर हम टारगेट करें, वो कौन सा आपके ख्याल से सबसे पहले, जब भी EBGs को अगर इंटरप्रेट करना हो तो सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं? पीएच देखते हैं सर सर। पीएच देखते हैं, पीएच देखते हैं। पीएच को देखें। पीएच को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, पीएच क्या हो सकती है? सर नॉर्मल पीएच 7.35 से कम या ज्यादा? 7.45 सर से ज्यादा? 7.35 to 7.45। अच्छा, अगर इससे ज्यादा होगी तो अल्कलोसिस होगा, अगर इससे कम होगी तो एसिडोसिस होगा। अगर नॉर्मल है फिर कंपनसेशन भी हुई हो सकती है। जी। कंपनसेट तो सर अगर नहीं किया नॉर्मल होगा। होगी तो फिर देख लेंगे प्राइमरी डिस्टरबेंस और उसकी कंपनसेशन देख लेंगे। कंपनसेशन की वजह से वो ठीक हो जाती है। फिर प्राइमरी डिस्टरबेंस देख लेंगे, उसके बाद उसकी कंपनसेशन देख लेंगे। इसके अंदर कोई और चीज है जो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी, कोई भी ABGs को इंटरप्रेट करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड? आप उन चीजों में से पूछ रहे हैं? नहीं, आपको क्लिनिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। यू नेवर ट्रीट एन ABGs, ठीक है। आप ABGs को नहीं ट्रीट करते, आप क्लिनिकल उसको जो क्लिनिकल उसकी जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से आप ABGs को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे नॉर्मल है तो आप क्लिनिकली देखेंगे कि इसके अंदर मेनली डिसऑर्डर किसका लग रहा है आपको। CO2 कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यूजुअली जो है वो जो मेटाबॉलिक कंपनसेशन होती है वो रिलेटिवली स्लो होती है, और जो रिस्पिरेटरी कंपनसेशन होती है वो रिलेटिवली फास्ट होती है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसकी लीस्ट कंपनसेशन होती है? फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वजह? फिर बिकॉज हम खुद से तो हाइपोवेंटिलेट करा नहीं सकते खुद को, और हाँ अगर वेंट पे हो तो उसमें इसको कंपनसेट कराया जा सकता है। उसमें भी एक लिमिटेशन नहीं आ जाएगी? हाँ जी। क्योंकि अगर एक खास हद से ज्यादा हो जाएगा तो वो बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती उसको, ठीक है। उसके उसके तो इसलिए जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो लीस्ट कॉम्पेंसेटेड होता है, ठीक है।
अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो कब, उसमें क्या रीजन क्या होती है, क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस? सर मैं बता एक सेकंड जी, कौन किसने बोला है? जी शाइस्ता, आप सर, बताएं। डॉक्टर शास्त्री। जी सर उसमें पीएच लो होती है, बाइकार्ब्स कम हो जाते हैं। नहीं, ये तो उसमें होता क्या है, क्यों होता क्यों है, इसकी क्या कॉजेज होती है? उसकी पुअर सर परफ्यूजन होती है, और दूसरा ये है कि लैक्टेट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। लैक्टिक प्रोड्यूस हो रहा होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो हो रही होती है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, और ड्यू टू पुअर परफ्यूजन, और दूसरा अच्छा, मुझे बताएं कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो किस तरह आप उसको डिफरेंशिएट, मतलब उसको कैसे सेग्रीगेट करते हैं? सर दो तरह का होता है, विद एनाइन गैप, इंक्रीज एनाइन गैप, एंड विद नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक ठीक है, एसिडोसिस। तो हाई एनाइन गैप का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सर बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम, और हम दो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्लोराइड एंड बाइकार्ब, उनको ऐड करके और उनको माइनस करते हैं फ्रॉम सोडियम। नहीं, ये होता क्या है? सर इट्स अ डिफरेंस, मेजर केटायन और मेजर एनायन का डिफरेंस होता है, और वैसे नॉर्मली तौर पे ज्यादातर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया की वजह से होता है। डायरिया अनाइन, आपके अनमेजर्ड, जो आपने बायोकार्बोलॉसिस की वजह से होता है। आपने जो मेजर बोला है ना लफ्ज, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो अनमेजर्ड है। जी सर, अनमेयर्ड। जी, तो उसके लिए फार्मूला बहुत मशहूर मारूफ फार्मूला एक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, हाई एनाइन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। सर मड फार्मूला तो सोडियम माइनस जो है नहीं 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 क्लोराइड। नहीं 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 नहीं, उसकी कॉजेज के लिए, उसकी कॉजेज के लिए फार्मूला है नहीं, मड जिसमें पाइल्स। हम वो गैप के, अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, मड पाइल्स, मिथानोल, यूरेमिया, डीके, ठीक है, प्रोपाइल गाइक्लोल, और उसके बाद जो है लैक्टिक एसिडोसिस, आइसोनाइजेट। आइसोनाइजेड, ठीक है, और इथेनॉल सैलिसाइलेट्स, ठीक है। जो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिज्म जो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसमें किस तरह कंपनसेशन हो जाती है? नॉन एनाइन गैप नॉर्मल कैसे हो जाता है? क्लोराइड बढ़ जाता है सर। क्लोराइड सर हाइपरक्लोरीमिया हो जाता है सर। हाइपरक्लोरीमिया, क्लोराइड कंपनसेशन कर ठीक है। तो उसकी क्या क्या कॉजेज होती हैं? उसकी सर डायरिया में नॉर्मल फ्लूइड होता है। रिससिटेशन में नॉर्मल सलाइन की रिससिटेशन की वजह से हो जाता है सर। अच्छा, कौन सा एक डायरिया होता है, क्या नाम है, वॉमिटिंग में हो सकता है? सर डायरिया में हो जाएगा, डायरिया में। डायरिया में, ठीक है। डायरिया में किस वजह से होता है? डायरिया में बाइकार्ब के लॉस की वजह से होता है, ठीक है। बाइकार्ब लॉस हो जाता है सर। अच्छा, डायूरेटिक्स कौन से होते हैं जिनसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है नॉन एनाइन? सर स्पाइरोनोलेक्टोन्स और एसिटाजोलामाइड्स की वजह से। एसिटाजोलामाइड, ठीक है, जो होता है ना उसकी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किस लेवल पे आपको बाइकार्ब रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है? लेस सर देन बाइकार्ब वैसे 7.2, तो, सर लेस वैसे देन तो 7.2 बाइकार्ब से के नीचे जो कर देंगे सर। जो सर एक बाइकार्ब मिनट, की वैसे जो एक मिनट, इंडिकेशंस हैं। एक मिनट तैयबा, एक मिनट उनको बताने दें प्लीज, एक मिनट उनको ये बताने दीजिए, जो मिस करें वो आप बताइएगा। आप क्या बोल रहे थे? शहाब, आप बोल रहे थे कुछ? लेस जी सर, लेस देन 7.2 से नीचे सर जो है हम बाइकार्ब लगा देंगे सर। 7.2 सर कहीं पे है, सर कहीं पे 7.1 है। लेस देन 7.1 है।
और सर कोई 6.9 पे भी रिकमेंड करता है कि 6.9 पे जो है बाइकअप लगाना है। नहीं 6.9 नहीं है, 7। This is not the और सर लेस देन 7.1। pH। जी जी। फिर वैसे जो मैंने पढ़ा है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द pH विच इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है resuscitation आपकी, when your patient is not responding to your inotrops and vasopressors और वो एसिडोटिक भी है, तो तब आपने बाइकार्ब देना होता है। अच्छा, लेकिन यूजुअली 7.1 से कम पे आपको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। सर इसमें बेस एक्सेस भी देखते हैं। जी जी, बेस एक्सेस से क्या होता है? सर वो मोर देन 10 हो तो हम बाइकार्ब देते हैं। बेस एक्सेस से भी होता है, लेकिन असल में आपने पीएच को देखना होता है। अगर 7.1 से पीएच कम हो गई है ना तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके अंदर मेटाबॉलिक कॉज है तो उसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सोडा बाइकार्ब के ऊपर एमसीक्यू जो आते हैं, सोडा बाइकार्ब के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? सबसे बड़ा तो हाइपरनेट्रीमिया करवाता है सर। और सर एंटाइडल CO2 भी बढ़ता है उससे। ओके। और एंटाइडल CO2 बढ़ता है या आपको उसको वेंटिलेट करना पड़ता है? CO2 लेवल बढ़ता है सर, CO2 लेवल बढ़ता है। और इसके अलावा ये आपने सोडियम हाइपरनेट्रीमिया हो गया, एंटाइडल CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी सर, ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी और इंट्रासेलुलर एसिडोसिस होगा, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसका कोई ऑल्टरनेटिव होता है? इसका ऑल्टरनेटिव जो है होता है थैम सॉल्यूशन, ठीक है, जो जिससे हाइपर नेट्रीमिया नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो हमने पीएच देख ली, हमने अच्छा PCO2 अगर ज्यादा है तो जो है वो क्या नाम है उसका। अच्छा, दूसरे मुझे बताएं कि जब बाइकार्ब अगर कम होगा तो PCO2 को क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। PCO2 कम होनी चाहिए, तो उसके लिए कोई फार्मूला होता है? जी सर, विंटर्स फार्मूला से निकालते हैं। वो क्या होता है? इसमें हम 1.2 चेंज इन PaCO2 देते हैं 1.2 इंटू चेंज इन बाइकार्ब से। 1.2 है या 1.5 है? सर विंटर्स में 1.5 है और एक जगह 1.2 भी है। जो एक ही याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, आप दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे अब बाइकार्ब आपका रह गया है फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, तो 10 इंटू 1.5 कितना हो गया? 15। और उसके आगे क्या करते हैं, उसमें क्या जमा करते हैं? +8 करके +-2 कर देते हैं। हाँ, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर बाइकार्ब 10 हो गया है तो PCO2 को अराउंड 25 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको रफ आइडिया होगा। तो मैंने पहले ही शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनसेशन 100% आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब है ये मिक्स डिसऑर्डर है, ठीक है, मिक्स डिसऑर्डर है। अगर वो 25 के बजाय वो 20 हो गई है मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब है इसके अंदर कौन से दो डिसऑर्डर्स हो गए? साथ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गया है विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं आता भाई इस वक्त, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, एंड क्योंकि मेरा पहले इरादा था कि हम बाद में करेंगे इसलिए मैं उसको पढ़ भी नहीं सका हूँ। ये डेल्टा गैप क्या होता है? जिसको आता है वो पढ़ा दे ताकि हमारा, क्योंकि मुझे याद नहीं है। एक एनाइन गैप होता है, एक डेल्टा गैप होता है। जिसको मैंने डेल्टा गैप पढ़ने को कहा था वो किधर है? अजहर किधर है? जी जी बताइए, शाबाश। Sir, delta gap is defined as rise in anion gap divided by drop in bicarbonate. I repeat,
delta gap is defined as rise in anion gap divided by drop in bicarbonate. जो हमें इसमें रिजल्ट मिलेगा वो डेल्टा गैप होगा. जितना anion गैप बढ़ेगा हम और जितना ड्रॉप होगा बाइकार्बोनेट हम उससे डिवाइड करेंगे और वो होगा डेल्टा रेशियो. बेसिकली इट इज अ डेल्टा रेशियो. सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो बता रहे हैं डॉक्टर असद, दिस इज नॉट डेल्टा गैप, दिस इज गैप रेशियो, बिकॉज दिस इज अ रेशियो. गैप वो तब आता है जब हम माइनस करते हैं. दैट अच्छा चलिए आप एक मिनट आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, डेल्टा गैप क्या होता है? सर मुझे बहुत अच्छा, मुझे आता तो नहीं है, बस मुझे ये पता है जब हम एनाइन गैप को माइनस करते हैं ना 12 से और प्लस करते हैं बाइकार्ब को, दैट इज द डेल्टा गैप. और इसकी इंटरप्रिटेशन होती है 3 तरह से देखते हैं. बेसिकली इसमें हमने देखना होता है कि साथ आपके मिक्स डिसऑर्डर कौन सा है आपका. अच्छा एक मिनट जवेरिया प्लीज, आपने जो लिखा है आप इसको एक्सप्लेन करो प्लीज. ये आपने लिखा है मैसेज में, आप हमारी हेल्प करो. शाबाश. जी सर. सर इसमें ये होता है डेल्टा गैप होता है, डेल्टा रेशियो होता है. जो सर ने बताया था दैट इज डेल्टा रेशियो. डेल्टा गैप इज द पेशेंट्स बाइकार्ब. जो नॉर्मल बाइकार्ब होता है यूजुअली 24 हम लेते हैं. 24 minus 10 if patient's bicarb is 10, तो हम 24 minus 10 लेंगे और जो वैल्यू आएगी that will be 14 और उसको फिर ऐड करेंगे जो नॉर्मल पेशेंट का बाइकार्ब आ रहा है, तो उसका 14 plus 10 उसको फिर 24 कह देते हैं. तो यूजुअली यही होता है. ये भी मिक्स करते हैं और इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती डेल्टा गैप की, लेकिन डेल्टा रेशियो की वैल्यू होती है. जब आपने देखना होता है कि कंकरेंट. एक मिनट फिर से रिपीट कीजिएगा आप. आपने ये बताया है कि एक आपने ले लिया है चेंज. जी सर. यानी कि मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है उसका भी बाइकार्ब 10 आया है, ठीक है, और नॉर्मल उसका 24 होना चाहिए. तो इसको हमने 24 minus 10 किया तो 14 निकल आया हमारा. अब उसमें सर एक और वैल्यू ऐड करनी होती है जो पेशेंट का बाइकार्ब दोबारा से फाइंड आउट करना होता है. तो ये इसमें आ रहा होता है और इसकी वैल्यू ये होती है कि इससे आपको कंकरेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का पता चलता है या नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता चलता है. इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज मैं आपको ना अभी शेयर करती हूँ पिक्चर लेके. मेरे पास कुछ लिखे हुए नोट्स हैं उसमें इनकी वैल्यू और अगर पहले आपने डिफरेंस निकाला और उसके अंदर फिर नई वैल्यू को जमा कर दिया तो ये तो कुछ डजंट मेक सेंस. ये कैसे? सर वो मैं अभी इसको कंफर्म करती हूँ. सर दैट इज द एनाइन गैप जो हम माइनस करते हैं. तभी तो आप देखते हैं कि जो आपने हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक निकाला था एसिडोसिस, उसके साथ कोई नॉन एनाइन गैप तो नहीं पड़ा हुआ या कोई नॉर्मल एनाइन गैप या उसके साथ कोई रेज एनाइन गैप तो नहीं चल रहा उसके साथ. मतलब ये इस तरह से देखते हैं एनाइन गैप -12 प्लस बाइकार्ब, ये निकलता ही ऐसे है ये गैप. जो आप एनाइन गैप निकालते हैं उसको 12 से माइनस करें पहले. अजहर आपने अभी जो बताया था वो डेल्टा रेशियो था. अब दोबारा से एक मिनट बोलें आप प्लीज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, आई एम सॉरी, मैंने वंस अपॉन अ टाइम ये पढ़ा था तो मुझे याद नहीं है ये बिल्कुल भी. मैंने और अभी पढ़ा बात नहीं है सर. जी बताइए. अच्छा क्या आपने भी बता दिया, इसी वजह से मैंने भी जल्दी में पढ़ लिया. डेल्टा रेशियो इज डिफाइंड एज इट इज बेसिकली द राइज इन एनाइन गैप. हम उसको डिवाइड करते हैं ड्रॉप इन बाइकार्बोनेट, यानी कि ऊपर जो चीज है वो राइज कर रही है और नीचे जो चीज है वो ड्रॉप कर रही है. मैंने इसको इस तरह से याद किया, राइज इन एनाइन गैप डिवाइड ये रेशियो ड्रॉप हो रहा है बाइकार्बोनेट. अगर ये रेशियो ज्यादा है तो अगर ये ज्यादा है मिसाल के तौर पे तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर अगर वेरी लो है ना तो हमें नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस की डायग्नोसिस को सपोर्ट कर रहा है. इफ इट इज हाई ग्रेटर देन 2, ठीक है, उसमें लास्ट जुमला बता. इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन इट सजेस्ट बाइकार्बोनेट वाज वेरी हाई प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ एसिडोसिस. सर जी बताइए. जी जवेरिया क्या कह रही हैं? जी सर, ये सर डेल्टा गैप इज द एक्सेस एनाइन गैप that is added back to bicarb level. Like anion gap patient का 22 आ रहा है और हम normal 12 ले रहे हैं, तो उसको माइनस करेंगे और उसमें बाइकार्ब ऐड करेंगे. If the delta gap is less than 22, then there is concurrent non-gap metabolic acidosis along with high anion gap metabolic acidosis. If its value is more than 26, then concurrent metabolic alkalosis is also present.
और अगर 22 से 26 इसका आ जाता है डेल्टा गैप, तो इट विल बी प्योरली हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये असल में ना, क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक्चुअली अब ये तो हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मेरी एक आदत है, मैं ओवरडू नहीं करता, ये एग्जाम के अंदर इस पे आपको कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लें कि आपको जो मैंने बेसिक बता दिया और मैंने वही पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा था उस जमाने में, मुझे नहीं कभी ये समझ आया भाई, साफ बात है, तो इसलिए आपको जितना समझ आता है आप उस पर इक्तफा करें, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, एमसीक्यूज में ये जरूर आ सकती हैं इस किस्म की चीजें, और इसलिए आपको एक दफा एक कॉन्सेप्ट, लेकिन जो टोक्स के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि टोक्स के रेफरेंस से आपको क्लिनिकल हिस्ट्री होगी जो कि आपको पॉइंट कर रही होगी रेस्पिरेटरी की तरफ या मेटाबॉलिक की तरफ, ठीक है, आप देखेंगे कि जो प्राइमरी उसकी जो कॉज है वो टुवर्ड्स मेटाबॉलिक है या टुवर्ड्स रेस्पिरेशन है, आप उसकी पीएच को कंपेयर करके देखेंगे कि भाई इसकी पीएच अगर इतनी है तो इतनी इसकी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इसका इफेक्ट किसका आ रहा है, CO2 का आ रहा है या बाइकार्ब का आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे कि उसमें कंपनसेशन बाइकार्ब के जरिए हो रही है या नहीं हो रही है। जो एक्यूट में कंपनसेशन बाइकार्ब की 1 होती है, ठीक है, फॉर एवरी यूनिट चेंज, और जो क्रॉनिक होती है उसमें 4 मिली इक्विवेलेंट तक होती है, ठीक है, तो आपको उससे एक्यूट और क्रॉनिक का भी पता चल जाएगा। और अगर वो जो चेंज है वो आपकी उससे ज़्यादा है, जो जितनी चेंज होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि मिक्स डिसऑर्डर है, ठीक है, मिक्स डिसऑर्डर है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसके अलावा ABG से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? और एक मिनट, एक बंदा बताएगा, आप कौन रेज करे, हैंड रेज करे, ABG से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हु विल टेल? जी तैयबा बताएं। सर ऑक्सीजनेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट भी हमें यहाँ से पता चलता है, PO2 से, आर्टीरियल लेवल पे हमें AA गैप, वो AA रेशियो, वो क्या होती है, एल्वियोलर और आर्टीरियल, उसका भी पता चलता है, AA ग्रेडियंट का भी। सॉरी मुझे कॉल आ गई थी, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। प्लीज फिर से बताएं तैयबा, फिर से बताएं, आई एम सॉरी मैं मिस कर गया था। सर एक तो हमें ऑक्सीजनेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट भी पता चलता है कि वो कैसा है, और हमें फिर यहीं से ये जो, क्योंकि ये आर्टीरियल होती है तो हमें एल्वियोलर और आर्टीरियल जो ग्रेडियंट है, AA ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, उसका भी पता चलता है। और इसके अलावा अब ये ओपन क्वेश्चन है ये। सर ये जो बेस एक्सेस है, इससे हमें हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट पता चलता है कि कितना बेस डेफिसिट और ये बेस एक्सेस है आपका। देखें प्लीज सब लोग माइक म्यूट रखें जी। और सही, बेस एक्सेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कितना बेस एक्सेस है आपकी बॉडी? ये मतलब लाइक ये कि बेस एक्सेस क्या पॉजिटिव होता है या माइनस होता है या दोनों हो सकते हैं? माइनस होता है। तो फिर ये एक्सेस इसको क्यों कहते हैं? इसको फिर क्योंकि बेस नेगेटिव होती है। सर बेस ज्यादा होगा तो बेस एक्सेस है, पॉजिटिव है, बेस कम होगा बेस डेफिसिट है, नेगेटिव है सर। लेकिन इसके लिए लव्स बेस एक्सेस का मतलब लव्स क्यों बोला जाता है? बेस डेफिसिट कहना चाहिए फिर तो। सर नेगेटिव में होगा तो बेस डेफिसिट कहेंगे, और अगर होगा तो बेस एक्सेस कहेंगे ना, पॉजिटिव में। पर वहां तो हमेशा BE लिखा होता है ABGs में, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। That's why I love anesthesia and that's why I hate anesthesia. That every day you will find something challenging. ठीक है? और कई दफा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें इंसान जो है वो फंस जाता है, और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चलें जी, बिलाल तो फैल हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बिलाल तो फैल हमारे मसले हल करेंगे। चलो भाई बिलाल, मैं फंसा हुआ हूँ, अब इन लोगों की हेल्प करो। ये डेल्टा गैप प्लीज, और एल्ब्यूमिन का क्या रोल है इसके अंदर एनाइन गैप में? ये थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में जो
जो swallow कर सके ये लोग। जी बिलाल आवाज आ रही है? हेलो जी बिलाल जी, ठीक है। तो अभी ब्लड गैस पे आप बात कर रहे हैं, राइट? जी। डेल्टा गैप की बेसिकली अभी जितने लोग हैं हमारे साथ मीटिंग में, उनकी क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है? जी जवेरिया, क्यों हम आपने अभी एक्सप्लेन किया था, प्लीज एक्सप्लेन इट टू। So it is defined as actually excess gap, which is added back to the bicarb level. And it helps us show the difference between purely high anion gap metabolic acidosis, if it is purely high anion gap metabolic acidosis, or if there is concurrent non-gap metabolic acidosis or metabolic alkalosis. तो इसका वैल्यू उस तरह से होती है कि आपकी को आप कैलकुलेट करते हैं हाई एनाइन गैप जितने एक्सेस एनाइन गैप है, लाइक इफ एनाइन गैप इज 22 एंड वी टेक द नॉर्मल एज 12 तो 10 उसमें से लेंगे और बाइकार्ब लेवल लेके उसमें ऐड कर लेंगे पेशेंट का। एंड इफ डेल्टा गैप उसको डिवाइड करेंगे? नहीं सर, वो डेल्टा रेशियो होती है, और डेल्टा रेशियो आइडियली इन एन आइडियल हीमोस्टैटिक उसमें 1 होनी चाहिए, वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। इफ डेल्टा गैप इज लेस देन 22 तो हम इसको कहेंगे कि देयर इज कंकरेंट नॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस also going on in the body. And if the delta gap is more than 26, this means कि metabolic alkalosis भी साथ साथ चल रहा है. And if delta gap is 22 to 26, that is the normal bicarb value actually. अगर उसने में आ रहा है तो इसका मतलब है that is purely high anion gap metabolic acidosis. Okay. ये बल्कि मैंने सर की व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है, और डेल्टा रेशियो इज एक्चुअली द डेल्टा एनाइन गैप डिवाइडेड बाय डेल्टा बाइकार्ब. इसकी वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं? इफ द पेशेंट्स एनाइन गैप -12 divided by 24 minus patient's bicarb. In an ideal situation, in a high anion gap metabolic acidosis, it should be 1. Anion gap और bicarb का वो रेशियो जो 1 होगी. But if it is more than 1, तो हम कहेंगे कि metabolic alkalosis भी चल रहा है. There is concurrent metabolic alkalosis happening in the body. And if it is less than 1, this means that there is normal anion gap metabolic acidosis concurrently occurring हो रहा है. तो उसके एग्जाम में भी आएगा, सभी टॉक्स लास्ट टॉक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बस ये डेफिनेशन उनसे पूछी थी कि डेल्टा रेशियो क्या है और हाई एनाइन ये डेल्टा गैप की रेशियो बताएं. तो वो ये बस if your ABGs are showing high anion gap metabolic acidosis, then you have to calculate these two things as well. Delta gap and delta ratio. Yes sir. Okay. ठीक है, ये तो हो गई हमारी रट्टे वाली बात. But generally, while you guys are reading a blood gas, or especially when you are conducting a very long procedure or high risk surgeries, or यहाँ पे point of care testing आप कुछ, तो एक जनरल सवाल है, आपने जो बताया point of लिहाज से it's more than enough. तो जनरली हम जो है, मैंने अपने पूरे कैरियर में ये हार्डली एग्जाम के अलावा कभी चीजें कैलकुलेट ही नहीं की. तो आप लोगों में से कितने हैं जो प्रॉपर ये 6 स्टेप्स करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, और कैल्शियम करेक्शन और एल्ब्यूमिन करेक्शन होती है थिएटर में? शायद कोई भी नहीं करता, जाहिर बात है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी नहीं करता. अब कोई है ऐसा जो करते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए या कुछ ऐसा? जी तैयबा, एनीवन? सर हम करते थे, आईसीयू में हमें करवाया जाता था, लाइक हमारे आईसीयू के राउंड्स में हमें ये पूछा जरूर जाता था रोज की एबीजीज की इंटरप्रिटेशन और ये सारी करेक्शंस के, सोडियम करेक्शन करना या हाइपरनेट्रीमिया में सारी चीजें लाइक कैलकुलेट तो हमसे कराई जाती थी.
बट उसको जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने में और हमारे बताने में वो ह्यूज डिफरेंस। ओके, अभी ये डॉक्टर साहबा ने जो कॉन्सेप्ट फ्लोट किया है डेल्टा गैप का और डेल्टा रेशो का, ये कितने लोगों को समझ आई है, या कुछ उसकी इंट्रोडक्शन का पता चला है, या थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों को या नहीं? फिर अभी के लिए तो हो जाएगी, लेकिन फिर अब जब दोबारा कोई पूछेगा ना फिर भूल जाएगी, क्योंकि इसका यही नहीं पता चलता है कि मसला क्या है इन दोनों बातों में। जनरली ये जो चीजें हैं ना, एल्ब्यूमिन करेक्शन और डेल्टा गैप और डेल्टा रेशियो, इट्स मेंट फॉर प्योरली अगर कोई मिक्स पिक्चर चल रही है, ठीक है, तो ये तो बहुत एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट है। अगर जनरली आप एग्जाम देने के बाद कोई 1 महीने बाद किसी को ये पूछेंगे हाई एनाइन गैप और नॉन एनाइन गैप या नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के काजेस बता दें, वो भूल जाता है। और दूसरा ये है कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का मरीज देखा है कभी प्योरली, या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का? यूजुअली मिक्स होगा। जी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का देखा हुआ है, स्टेडी कंडीशन में एंजाइटी में हैप्पी वेंटिलेशन। जी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में तो देखा हुआ है, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में नहीं देखा सर अभी तक। नहीं देखा, फीमेल विद डिस्पेरिया, ठीक है, और एंजाइटी के साथ जब आती है परमिटिलेट होती है, या बस का तो हमें प्रोलॉन्ग जब वेंटिलेशन होती है तो उसमें रेस्पिरेटरी जो ना अल्कलोसिस वो तो फिर भी मिल जाते हैं इमेजेस में। अच्छा, तो जमील साहब आप मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का क्यों नहीं मरीज आपने देखा अभी तक? सर बस कभी वाई नहीं पिया। वॉमिटिंग के ये पेशेंट चीजें अच्छा, जब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी किसी पेशेंट को, कैन लीड टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में, जो इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बाइकार्ब का भी लॉस हो जाता है इन एडिशन टू। मगर उसमें सर हमारे पास तो बच्चे अक्सर आते हैं ना, मोस्टली कभी भी ऐसा नहीं आया कि उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हुआ और उसको लिस्ट पर रखा हो या एनेस्थीसिया वाले को बुलाया हो, ऑलरेडी उसकी चलो बिलाल इसको, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट 10 मिनट में हमने पैक अप गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट्स कभी कभार आते हैं। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वही जो हो गई ना, इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला जो पिक्चर होगी जिसमें बाइका भी साथ लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूजुअली तो अगर एसिड का लॉस होगा तो बाइका आप उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है ना। जी तो सर, ये है। ओके, और एक एबीजी पे और एक बड़ी कॉमन चीज लोग देख रहे होते हैं, बेस एक्सेस, इसका क्या मतलब है? जी, अभी यही बात हम कर रहे थे तुमने जब ज्वाइन किया था, ज्यादा बेहतर तौर पे बिलाल इनको ना एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि बेस एक्सेस नहीं, पहले कोई जनरल आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है? जो बीई लिखा होता है, बीई -5, बीई 0, बीई +1, देखिए कभी आपने ब्लड गैस में? जी सर। क्या आप कोई मरीज देखा आपने, उसको रिससिटेट किया, लेट्स से एक मरीज को एमआई हुआ, उसके बाद वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको रिससिटेट किया, वो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो गया, तो एक वाइस बंदा आता है जो थोड़ा लेट अपीयर होता है टीम में, वो कहता है ऐसी ब्लड गैस करा लो, वो ब्लड गैस कराते हैं, उसका बीई -15 आ जाता है, बाइकार्ब 14 आ जाता है उस मरीज का, PO2 80 आ जाती है, सैचुरेशन उसमें 85 आ जाती है, पोटाशियम 7 आ जाता है। तो ये बीई का क्या है, ये किस चीज के मैग्नीट्यूड की इंटरप्रिटेशन होती है, या इनडायरेक्टली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? बेस एक्सेस सर, ये टिश्यू ऑक्सीजनेशन की, मतलब टिश्यू जो यूटिलाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसको रिप्रेजेंट करता है। टिश्यू ऑक्सीजन कहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है, किस लेवल पे होती है जाके? सेल में कहाँ लेवल पे होती है? सेल में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया
तो ऐसा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रिडिक्टर है जो उस लेवल पे बता दे हमें? नहीं। बेस एक्सेस बेसिकली जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है मेटाबॉलिक कंपोनेंट का, ठीक है। हमारी बॉडी में बफर्स कितने हैं? सर ब्लड बफर है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर है एक्स्ट्रासेलुलर। हमारे, हाँ पर नाम बता दे अभी, सेलुलर लेवल पे ना ही बोलो। कार्बोनिक हाँ? एनहाइड्रेस बफर है, हीमोग्लोबिन भी एज अ बफर काम करता है, कार्बोनिक फॉस्फेट बाइकार्बोनेट, एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, राइट? बाइकार्बोनेट बफर है, प्रोटीन बफर्स हैं, फॉस्फेट है। ओके, हीमोग्लोबिन है। फॉस्फेट, गुड, हीमोग्लोबिन, फॉस्फेट, ये सही बताया। आगे तो प्लाज्मा प्रोटीन भी तो बफर होते हैं। एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन, सर एल्बुमिन। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। जी बिलाल, आप म्यूट हो गए। बिलाल अनम्यूट कर लो। बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही। बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लो। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी अब आ रही है। कहाँ तक आवाज? अच्छा जी, बेस एक्सेस जो है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली इसकी वैल्यू +2 से -2 के दरमियान में रहती है। तो बेसिकली ये मेजर करता है टोटल बॉडी बेसिस, फॉस्फेट, सल्फेट, एल्ब्यूमिन, क्लोराइड, हीमोग्लोबिन, ऐसी चीजों को। तो यूजुअली जब आप ब्लड गैस देखते हैं तो उसमें मोस्टली स्पेशली इंट्रा ऑपरेटिवली आपको बेस एक्सेस नेगेटिव में मिलेगा। वो नेगेटिव में इसलिए मिलता है कि इट मींस अगर ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है ना, -2, -4, 5, 6, 7 ऐसे है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एसिडीमिया चल रहा है। ये अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, ऑक्सीजनेशन, वो प्रॉपर वर्ड है कि वो बेसिकली वो टिश्यू वेल परफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो जब वेल परफ्यूज नहीं होंगे आपके टिश्यू, तो जाहिर है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ये बेस एक्सेस आपका नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं इसको दूसरा टूटी खोलो, देखो बंद है कि खुला है? ये प्लीज ये वाला टूटी। देखिए माइक अनम्यूट ना करें। बिलाल आप अनम्यूट करो, आपका अनम्यूट हो गया है, वो गलती से प्रेस कर दिया है। आप लोग सारे माइक म्यूट रखें। बिलाल अनम्यूट करो प्लीज। जी जी। तो अगर बेस एक्सेस नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि एसिडोसिस है। अगर बेस एक्सेस +2 से ज्यादा है तो इट मींस कि एक्स्ट्रा अल्कली है बॉडी में, ठीक है। और मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक पेशेंट है जो मिडिल टू ओल्ड एज है और आपने बहुत लॉन्ग सर्जरी कराई है, उसमें ब्लड लॉस भी हुआ है और लार्ज इंट्रासेलुलर शिफ्ट्स हुई हैं, और आप ये फील करते हैं कि वो पेशेंट इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कॉम्पनसेट कर लेगा इस नेगेटिव के एक्सेस को, तो पहली तो बात होती है कि नेवर एक्सटूबेट दैट पेशेंट, ठीक है। अगर आप ऐसे पेशेंट को एक्सटूबेट करेंगे जिसका बेस एक्सेस नेगेटिव्स में है, तो वो इज नॉट गोइंग टू कॉम्पनसेट और देयर इज अ हाई चांस कि वो रीइंटूबेट आपको करना पड़ेगा और उसको मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटीज भी होंगी। तो आइडियली उस पेशेंट को आपने फिर स्ट्रेटिफाई करना होता है कि इसको ब्लड चाहिए या इसको, देखिए 3 चीजें हैं ना। क्या हो सकता है कि पेशेंट की परफ्यूजन ठीक नहीं है, उसमें 3 मेन चीजें हैं, वो कौन सी आप देखेंगे? ये नॉर्मल चीजें हैं और ये हम करते हैं, हीमोग्लोबिन ठीक का है, लेवल, करेक्ट। और फ्लूइड स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ओके, एंड व्हाट एल्स? ऑक्सीजनेशन, टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, लैक्टेट लेवल ऑफ द
ना नहीं, लैक्टेट एक अलग साइज है, उसको छोड़ने। यूरिन आउटपुट यूरिन आउटपुट नहीं। देखिए 3 चीजें हैं ना, आपकी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वॉल्यूम स्टेटस है, और तीसरा आपकी बॉडी का पंप है जो हार्ट है, ठीक है। अगर बेस एक्सेस किसी का नेगेटिव में गया तो इसका मतलब इन 3 चीजों में से एक चीज खराब है, ठीक है, एग्रीड। या आप क्या करेंगे, अगर हीमोग्लोबिन बहुत लो है उसको ब्लड दे देंगे, पैक आरबीसीज देंगे, ब्लड तो नहीं देते क्योंकि आज कंपोनेंट थेरेपी पे अब दुनिया चली गई हुई है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन भी ठीक है और पेशेंट वेल फिल्ड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फ्लूइड दे देंगे उसको, ठीक है। अगर उसका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, फ्लूइड भी स्टेटस ठीक है, तो फिर क्या है, इट मीन्स कि उसके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं है, या उसके वेसल्स की टोन ठीक नहीं है, तो आइनोट्रोप वर्सेस वेजोप्रेसर आप करेंगे। और इन तीनों चीजों में से आपने स्ट्रेटिफाई करना कौन सी चीज चाहिए, और वो आप मरीज को देंगे तो बेस सक्सेस उसका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट a case, a patient who has had a very long surgery and it's a young fellow without any co-mobs, and you feel that you don't need to give extra fluid and hemoglobin is also fair enough more than 7, and you know there is no real mandatory transfusion trigger, and heart function is fine, there is no systolic and diastolic dysfunction, so we can also extubate that patient. तो ये 3 चीजें बेस सक्सेस देखने में, ये इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी ही है, बस इससे ज्यादा इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, और इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि यू आर नॉट सपोज टू नो एनीथिंग। और एग्जाम पास करने के लिए ये 3 चीजें अगर आप बताते हैं तो दैट्स फाइन। पर अभी भी अगर ये जो मैंने बात बताई है अगर किसी को नहीं पता चली तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सर काइंडली डेल्टा गैप और डेल्टा रेशो, एक तो ये मैथमेटिकल वैल्यूज थी ना सर, इसका भी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भी अगर आप बता दें कि बेसिकली हम देख क्या रहे होते हैं, ये इसमें देखें साइंस क्या है, जिस तरह आपने ये आप बेसिक ब्लड सेस गैस आप सिखाया। देखते हैं, ठीक है। अब शुरू में ईशान भाई ने ब्लड गैस जब आपसे डिस्कस करनी शुरू की होगी तो वो हम लोग इस चीज से शुरू होते हैं ना कि पीएच लो है तो अगर रेस्पिरेटरी कॉज है तो PCO2 ऑपोजिट जाएगी, सही है। और अगर पीएच लो है तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट है तो बायकार्ब भी उसी ट्रेंड में जा रहा होगा, राइट। जी सर। यस सर। जी सर। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने देखा है पीएच लो है इसका मतलब एसिडीमी है, ठीक है। फिर आपने उसका CO2 देखा तो CO2 अगर ज्यादा है और रेस्पिरेटरी काज ही है, ठीक है, तो हम कहते हैं जी रेस्पिरेटरी। पर आप देखते हैं कि यार इसको CO2 इसका लेस है, बायका भी लेस है, PCO2 ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और एग्जैक्ट आपको टाइमलाइन पता नहीं है कि ये रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन है या मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन या कुछ क्या चल रहा है, मिक्स पिक्चर है। तो देन यू स्विच योर कैलकुलेशन अप टू दिस लेवल के आप फिर उसका डेल्टा गैप करते हैं या डेल्टा रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ब्लड गैस जब हम इंटरप्रेट करते हैं ना, तो अब मैंने कहा कि इस मरीज को एसिडोसिस है, ठीक है। अब एसिडोसिस के फिर एक लंबी बहस है कि एसिडोसिस नॉर्मल एनाइन गैप का है या एसिडोसिस उसका हाई एनाइन गैप का है या एसिडोसिस उसका, ठीक है, दोनों की वजह से है। तो इसलिए ये डेल्टा गैप डेल्टा रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी नीड टू नो व्हाट इज एक्चुअल पैथोलॉजी। अगर किसी का हाई एनाइन गैप का एसिडोसिस है और उसको डीके चल रहा है उसकी ट्रीटमेंट और है, अगर किसी को अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन से हुआ उसकी और है, किसी ने INH ओवरडोज किया हुआ उसकी ट्रीटमेंट और है, अगर किसी को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस साथ चल रहा है डिस्टल और प्रॉक्सिमल उसकी ट्रीटमेंट और है, ठीक है। बेसिकली आपको रूट कॉज को पकड़ने के लिए फिर इन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में जाना पड़ता है। हेलो
जी सर, अब आवाज आ रही है। पहले आवाज नहीं आ रही थी? नहीं सर, वो बीच में सर। कहाँ तक मैं बोल रहा था तो आवाज सर आई आपने आपने? कहा था कि वो रूट वैल्यू आपको जो है ना, वो रूट कॉज ढूंढने के लिए आपको फिर डेल्टा गैप और गैप हाँ गैप रेशियो हाँ, करवाना क्योंकि अगर पड़ेगा। मिक्स पिक्चर आ रही है तो ऑफ कोर्स आपको अगर सर्टिफाई करना है कि ये कौन सा एसिडोसिस है या अल्कलोटिक कंपोनेंट भी साथ चल रहा है, तो उसको कंफर्म करेंगे आप। और उसके बाद बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बंदा हाइपोवेंटिलेट होगा, ठीक है, और उसको एसिडोसिस हो गया, ठीक है, ओपीआई उसकी इंटॉक्सिकेशन हुई हुई है, ऑफ कोर्स आप फिर उसका ट्रीटमेंट उस हवाले से करेंगे ना कि उसको आप उसका रिवर्सल देंगे या एंटीडोट देंगे, ठीक है। तो जनरली अगर मिक्स पिक्चर हो तो आप है ना ये डेल्टा गैप या डेल्टा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यूज के मुताबिक वो जो एक रटे वाली एक बात बता रही थी डॉक्टर साहब कि 1 to 2 होता है तो वो प्योरली हाई एनाइन गैप होगा, लेस देन 1 होता है तो हाई एनाइन गैप और नॉर्मल एनाइन गैप होगा, और अगर मोर देन 1 और मोर देन 2 वैल्यू आती है तो वो हाई एनाइन गैप और मेटाबॉलिक अल्कलोट मिक्स पिक्चर होगी। ये सिर्फ उन चीजों को देखने के लिए होता है। और सेकेंडली जो ब्लड गैस में एक बहुत हमें कॉमनली एक चीज आती है कि हम ब्लड गैस कराते हैं, ठीक है, एंड पेशेंट इज ओके, उसकी ईसीजी बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, और उसका पोटाशियम 7 आ गया, ठीक है, और उसको जब हमने प्री ऑपरेटिवली शुरू किया है केस को तो इस पोटाशियम वाज ऑल फाइन, और वहां पे हमें कोई रीनल कंपोनेंट या कोई ऐसी बेसलाइन पैथोलॉजी उसको नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे इसको हाइपरकलीमिया होगा। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एक्शन इन सच सिनेरियो? हेलो कैल्शियम सर इसमें हम तो पहले देखेंगे कि वो हेमोलाइज तो नहीं हुआ सैंपल, ठीक है, अगर सारी हाँ चीज़ें ठीक है, ईसीजी ठीक है और क्या कोई कार्डिक सिम्टम एक्सीलेंट, उसके नहीं आ रहे, ठीक है, यस यस, तो पहले इसको रूल आउट करेंगे, ठीक है, सैंपल दोबारा रिपीट करेंगे। दूसरा गुड, देखेंगे कोई सोडियम पोटेशियम कंटेनिंग कोई फ्लूइड जैसे रिंगर लैक्टेट है, वही उसी लाइन पे तो नहीं चल रही, ठीक है, तो अच्छा, उसमें भी जो वेरी है ना वो गुड, एरर आ सकता है। ठीक, हाँ यही करना चाहिए, वेरी गुड। और कुछ ऐड करना चाहिए आप में से कोई? हाँ जी, समझ आ गया भाई। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक मरीज को हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने इंट्यूबेट किया और यू फाउंड कि मेरे साथ एक रेजिडेंट है एंड ही इज यू नो एक्सपर्ट इनफ, आप लंच भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ा है, और आप ब्लड गैस कराई तो उसका पोटाशियम 3 आ गया, 3, और वो बंदा वो कहता है इसका ना हम पेरिफेरल बोलस पोटाशियम का ऑर्डर कर देते हैं, तो उस बोलस देने से पहले या पोटाशियम रिप्लेसमेंट कंसीडर करने से पहले आप कुछ देखना चाहें वेंटिलेटर पे क्या हो सर रहा है उसकी या PaCO2 और एन टाइडल CO2 देखना चाहेंगे, बिकॉज अच्छा, हाइपरवेंटिलेशन कैन आल्सो कॉज हाइपोकालेमिया। ओके, देन व्हाट यू विल डू? वेंटिलेशन सेट करूंगी। तो ये बहुत सारी कॉमन सी चीजें हैं कि आप वेंटिलेटर के साथ ही खेलते रहें तो आपको पता चल जाएगा। आप उसको थोड़ी देर के लिए उसका रेट कम कर दें, टाइडल कम कर दें, उसका पोटाशियम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब एसिड बढ़ता है तो पोटाशियम कम्स आउट, और जब एसिड कम होता है पोटाशियम गोज इन, ओके। और तीसरी बात ये है कि हम बहुत लंबी सर्जरी कर रहे हैं ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, हाई पैक सर्जरी या कोई 3 स्टेज इसोफेजेक्टमी चल रही है, और हम ब्लड गैस किया मैंने, ठीक है, मैं उसकी वैल्यू आपको बताता हूँ कि ब्लड गैस की है और उसका PO2 जो है ना वो है 45 किलो पास्कल्स, ठीक है, ये इनको किलो पास्कल को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
33.75 सर, यस सर। तो कितना आ गया PO2? चलें, उसका PO2 है जी 30 किलो पास्कल्स। अब 30 को आप कर लें किससे, 7.5 से मल्टीप्लाई, कितना आया सर 225। ठीक है, उस मरीज की FiO2 40% है, ठीक है, और PCO2 उसका है 34, ठीक है। और हमने ये आइडिया लगाना है कि यार इसकी ऑक्सीजनेशन हम बेहतर करते रहे हैं या नहीं बेहतर करते रहे। तो आप कंसल्टेंट आपको कहता है यार इसको एक्सट्रूबेट करना है, पर इसका एक दफा एक रेडियन निकाल लो, देखते हैं कि क्या करना है हमने। सो हाउ यू विल कैलकुलेट दैट ब्लड गैस में? आपको पैरामीटर आप मेरे से पूछे, मैं आपको बता ही जाऊंगा। सर एल्वियोलर गैस इक्वेशन से करें। ओके, FiO2 FiO2 40%। okay. So Pb minus P water into FiO2 7 मैंने PaCO2 ओवर R की वैल्यू 0.8 है, PaCO2 उसका 34। 0.8, यस। सर इसका 10 के करीब आएगा ग्रेडियंट। चलो 10 आ गया। इज इट गुड और बैड? नॉर्मल है सर। नॉर्मल ए ग्रेडियंट कितना होता है? चलें सर 15 से लेस होना चाहिए। आर यू श्योर? लेस देन 15, यस। फिर देख लें सर एज पे डिपेंड करता है सर। ए ग्रेडियंट नॉर्मल कितना होता है? ए ग्रेडियंट डेवलप क्यों होता है? एल्वियोलाई से आर्टरी में जाते जाते क्यों कम होता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन? नॉर्मल पेशेंट है, उसको कोई VSD ASD कोई साइनोटिक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज नहीं है। शंटिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंटिंग की वजह से। वो कहाँ से आती है? फिर ट्यूबिजियन वेन्स होती हैं जो हमारी कार्डियक, और उनसे होती है 2 to 5% नॉर्मल शंट होता है हमारा ब्लड। हाँ, तो आप 15% कह रही हैं। सर मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट ए ग्रेडियंट दैट वाज शंट, जो कि 2 to 5% नॉर्मल होता है। वही ना, और तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? ए ग्रेडियंट आपने कहा 2 to 5% होता है, राइट? शंट का ये मतलब है सर बेसिकली जो आपका ब्लड जा रहा है दैट इज नॉट वेंटिलेटिंग, वो बगैर वेंटिलेशन के ही वहां से ऑक्सीजन वापस जा रहा है। वापस आ रहा था लेफ्ट साइड पे, वो मैं बात आपकी मान गया। हाँ वो वापस आ जी। उसके अलावा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बिल्कुल ठीक है, एल्वियोलाई चमके हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ रही है। और ए ग्रेडियंट फिर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? सर सब चीजें ठीक है तो 0 भी हो सकती है सर। 0 का मतलब है कि मैं जितनी मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रही है उतनी ही वो, इसका मतलब मेरी ट्यूबिजियन वेन्स भी ऑक्सीजनेट कर रही हैं, ब्रोंकियल वेन्स भी ऑक्सीजनेट कर रही हैं, तो फिर 0 होगा, जो कि नॉर्मल नहीं है। सर 5% तो फिजियोलॉजिकल शंटिंग होती है। हाँ, तो अगर आपका मरीज जिसको एनेस्थेटाइज किया हुआ है उसके सारे एल्वियोलाई काम कर रहे होंगे? नहीं, एटिलेक्टेसिस हो जाती है। कहाँ पे? सर बेसल एटिलेक्टेसिस मतलब उसकी बेसिस। गुड, बेसल एटिलेक्टेसिस। दूसरा, और सर ये जो वैसे इतनी ज्यादा तो नहीं थी 40%, इससे तो वो नहीं होनी चाहिए एब्जॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस। एक वो हो सकता था अगर आप FiO2 ज्यादा दे रहे होते। एडजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस एक अलग साइंस है, ठीक है। एक जो बेसल एटिलेक्टेसिस वो एक अलग है, ठीक है। जी सर। कंप्रेशन जो है आपका लेटे हुए मरीज का, जो उसकी पोस्टीरियर सर्विसेज लंग्स की हैं वो भी सही वेंटिलेट नहीं हो रही होती। तो अगर हम कहते हैं कि ए ग्रेडियंट 2 to 5 है, ठीक है,
और आपने 10 घंटे एक मरीज को लटाई रखा है और आपने ये पैरामीटर सारे लगा के ए ग्रेडियंट उसका 8 निकाल लिया या 9 निकाल लिया, इज इट गुड और बैड? हाँ जी जमील साहब। सर फिर तो बुरा बैड है हुआ ये, ना, फिर अब मोर तो देन शंट 5 हो तो रहा है, बैड जाहिर होगा है सर, जितना भी ज्यादा अब होगा तो तो वो शंट हो डेफिनेटली हाँ, डॉक्टर साहब मैं ये बुरा कह रहा हूँ कि अभी सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि गुड और बैड? बैड। बैड। गुड। Good. Okay. How many people from house are voting for good? Sir, good. Okay. बैड सर। Sir, good. और बस 2 बंदे ही हैं या 4-5 ही हम, या कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज? 29। तो यार 29 आवाजें आनी चाहिए। सर बैड हो गया। बैड। ओके। बाकी सब ये बैड सब है। बैड है। बैड। ओके बैड है। ओके सो ओवरऑल हम कहते हैं हाउस कह रहा है ये बैड है। राइट और मैं कहता हूँ ये गुड है। मैं आई एम इन फेवर ऑफ गुड। सर अगर ये इतना हमने एटिलेक्टेसिस भी चल रहा है, प्रोलॉन्ग सर्जरी भी हो रही है, इसके बावजूद भी अगर सिर्फ 10 आ रहा है तो ये ठीक है। हाँ यही बात, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें जब बंदा लेटा हुआ उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे उसके वजन की वजह से या प्रेशर की वजह से वो एरियाज वेंटिलेट नहीं हो रहे, ठीक है, और जो पीप उसको चाहिए एक नॉर्मली एक अवेक बंदा जो वोकल कार्ड से जनरेट कर रहा है और वो ये सारी चीजों से वो भी उसकी हमने खत्म कर दी हुई है, ठीक है, उसको बेसल एटिलेक्टेसिस भी हो रहा है, फिर हम उसको फ्लूइड भी दे रहे हैं। लॉन्ग सर्जरी हमें नहीं पता कि उसका बेसलाइन एक्स्ट्रा लंग वाटर कितना था और हमने अब जो दिया उससे उसको कितना हुआ। तो अगर 10 घंटे की सर्जरी के बाद आप एक ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं और किसी का 8-10 आता है, इट मींस कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ऑक्सीजनेशन इज फाइन, अगर उसके बाकी नंबर्स ठीक हैं, पेरिफेरल परफ्यूजन ठीक है, सैचुरेशन इज ओके, उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट इज फाइन, यू कैन गो फॉर एक्सटुबेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको आपने देखना होता है और ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी की बेस पे यू कैन जस्टिफाई योर प्रैक्टिस, यू कैन जस्टिफाई योर डिसीजन, यू कैन जस्टिफाई योर एक्शंस। और दूसरी बात ये है कि बोलने की प्रैक्टिस करें, बोलना सीखें। सर ठीक है, कितना बेशक कि फिर हमें नहीं सर है। सर एक ग्रेडियंट कितना होगा कि हम एक्सटुबेट नहीं करेंगे पेशेंट को? देखिए ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लिटरेचर में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इस ग्रेडियंट पे आप एक्सट्रूबेट कर दो, इस ग्रेडियंट पे आप एक्सट्रूबेट ना करो। ठीक है, ये एक अपनी सेल्फ असेसमेंट है, सब्जेक्टिव असेसमेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ ए ग्रेडियंट को नहीं देखना होता, आपने और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। मरीज का टेम्परेचर देखना होता है, उसका मेटाबॉलिक प्रोफाइल देखना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स देखने होते हैं, उसको कितने प्रेशर चल रहे हैं, एक प्रेशर है या 2 प्रेशर है, 3 है, हर प्रेशर की डोज कितनी है। ठीक है, फिर टाइप ऑफ सर्जरी क्या है। ठीक है, तो दिस इज ये एक मैंने आपको एक चीज की थोड़ा सा आपका विजन खोलने की कोशिश की है, पर एक्सटुबेशन के क्राइटेरिया में सिर्फ ये एक अकेला नहीं आता कि आप ये कैलकुलेट करें आपके इतना तो मैं एक्सटुबेट कर दूंगा। मैं आपको जनरली कह रहा हूँ कि चीजों को जो आपके सामने आती है ना उनको इंटरप्रेट करना सीखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको काम करने के साथ आएगा। तो जनरली ए ग्रेडियंट एबीजी आपके पास हो तो इसको कैलकुलेट करने की आदत बनाएं, और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ये चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया विद नॉर्मल ए ग्रेडियंट। या
नॉर्मल एयर ग्रेडियंट में ये है कि FiO2 कम हो सकती है, हाई एल्टीट्यूड हो सकता है। पार्शियल प्रेशर अगर कम है। हाँ जी सर, डिक्रीज FiO2 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तब भी जो है वो कम हो हाई जाएगी। एल्टीट्यूड पे वही होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है भाई, चलें आप लोगों का बिलाल का बहुत बहुत शुक्रिया, बिलाल ने हमें ज्वाइन किया। देखें ये टॉपिक एक ऐसा है कि जो है ना जलेबी की तरह सीधा और शैतान की आंत, ये ख़त्म ना होने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो है वो आपको इसका ज़्यादा डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, कई दफ़ा अच्छा 5 मिनट अगर निशान भाई आप मुझे दें, बहुत सारे लोग जो है स्पेशली जो एग्जाम्स में जा रहे हैं, इनके लिए हमारी बड़ी बेस्ट विशेस हैं कि ये पास हो जाएं। हम लोग बहुत रट्टा लगाते हैं ऑक्सीजन कंटेंट की इक्वेशन को, राइट? यस सर। जी सर। तो इसका कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पता है कि अगर मैं 6 महीने बाद अगर पूछूं ऑक्सीजन कंटेंट इसका निकाल दो, तो आप फार्मूला आपको बनाना आता हो, वो रट्टे वाला रिकॉल करना ना आता हो? डिसॉल्व सर, फॉर्म concept होती है मालूम है और सर। अनडिसॉल्व फॉर्म होती है। हाँ, गुड ठीक है। तो डिसॉल्व फॉर्म कैसे आप करेंगे? अब देखेंगे जितनी भी फॉर्म्स हैं इनको आप इकट्ठा करना है और जो आप देना इतना ऑक्सीजन कंटेंट है, तो डिसॉल्व फॉर्म पे कौन सा लॉ लगता है और वो कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, और अनडिसॉल्व फॉर्म पे क्या साइंस लगती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर अनडिसॉल्व फॉर्म में तो आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर लगेगा। ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जितना होता है उतना ही अनडिसॉल्व फॉर्म होती है। नहीं, वो डिसॉल्व फॉर्म होती है। पार्शियल जी सर, प्रेशर का जितना डिसॉल्व कोई साथ पार्शियल होगा, प्रेशर अनडिसॉल्व हीमोग्लोबिन के साथ होगी उसकी अटैचमेंट। हाँ, डिसॉल्व जमील साहब वो जितनी होती है सर इसमें डिसॉल्व हफनर्स कांस्टेंट यूज होता है, that shows that 1 gram per deciliter of hemoglobin binds 1.34 ml of oxygen. So Okay. it depends upon the saturation of oxygen of the patient and the hemoglobin, and it is multiplied by Hafner's constant, that is 1.34. So this shows that the major determinant of the oxygen content will be the hemoglobin. So by अगर पेशेंट आपका HP कम है, जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं हम कि अगर ऑक्सीजन HP कंटेंट कम की है बात तो कर रहे हैं ऑक्सीजन बस। कंटेंट विल बी लेस, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और सेकंड पोर्शन है डिसॉल्व पार्ट। हाँ, गुड सही आप जा रही हैं। डिसॉल्व पार्ट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसमें ये कि उसके डिसॉल्व पार्ट में हम 0.003 से मल्टीप्लाई करते हैं विद मल्टीप्लाई बाय PaO2 बिकॉज ये डाल्टन्स लॉ। बिल्कुल। No, this is the Henry's law. No sir, this is the Henry's law. Henry's law होता है कि depends upon the partial concentration जो वो partial pressure में। तो this means that by increasing the PaO2 आप ऑक्सीजन कंटेंट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट, because eventually Because if उसका patient multiplication is factor is बिल्कुल only 0.003. एग्जैक्टली अगर पेशेंट का 89 है PaO2, आप उसको अपनी वेंटिलेशन स्ट्रेटजीज इंप्रूव करके इवन 99 तक भी ले नहीं, आएंगे वो उसका उसको छोड़ ऑक्सीजन दें, उसकी अगली बहस को छोड़ दें। ये जी जो सर। आप ना डिसॉल्व अनडिसॉल्व को जरा समराइज करके लोगों को बता देंगे तो ताकि ये इनको रट्टा ना लगाना पड़े। तो डिसॉल्व और अनडिसॉल्व फॉर्म को जब हम ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन कंटेंट निकल आएगा, जी राइट? सर। अगर एक नॉर्मल बिल्कुल, अगर हमारे पास वैल्यूज हैं फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट्स ऑफ द इक्वेशन जो है, फर्स्ट कंपोनेंट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और दूसरी का बहुत डेसिमल प्लेसेस में कंट्रीब्यूशन होगा टू द ऑक्सीजन कंटेंट। वो फिक्स है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कैसे बिल्कुल। एक हेनरीज लॉ लगा, हमने डिसॉल्व फॉर्म निकाल ली, उससे डिसॉल्व फॉर्म और निकालने के दूसरे लिए कांस्टेंट चाहिए जो आपने बता दिया 0.003 मल्टीप्लाइड बाय PaO2, ये डिसॉल्व फॉर्म निकल आई। और अगर हम डिसॉल्व फॉर्म है, सी the लेवल पे major फिर part रहे of हैं the तो ये oxygen फिक्स is है। carried by hemoglobin. Hemoglobin के level multiplied by saturation of the oxygen and multiplied by Saturation of Hafner's patient, constant, right? that is yes, saturation of oxygen for the patient multiplied by Hafner's constant, that is 1.34, उससे multiply करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को हम जमा कर लेंगे तो ऑक्सीजन जमा कर लेंगे। Practically first part of the portion of the equation
is actually making up the major content. सही हो गया, ठीक है। ये समझ लगी आपको सारों को? यस सर। जी और सर। ऑक्सीजन फ्लक्स क्या होगी? Sir, it is actually ऑक्सीजन डिलीवरी, oxygen हाँ, flux equation जो है अच्छा cardiac output multiplied मैं एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। मुझे ये बताएं कि अगर ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का इतना ज्यादा रोल नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन क्यों देते? सर मैं बताऊं सर? जी बताओ सर, एक मिनट सर को बताने दें। एक्चुअली सर हाइपरकार्बिया की वजह से ना आपकी जो है ना ऑक्सीजन मूवमेंट और एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आ जाए, बिकॉज हाइपरकार्बिया CO2 इज मोर मच मोर जो है ना कार्बन एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड 250 टाइम्स मोर जो है ना वो है, और उसको हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और वो डिसोसिएट नहीं होती। इसी वजह से हाइपर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में PaO2 सही रहती है कि वो खराब हो जाती है? PO2 तो सही आती है सर, बल्कि ज्यादा भी हो सकती है। हाँ PO2 का मसला नहीं होता। हाँ गुड। फिर किसका होता है? सर डिलीवरी का। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंडिंग का जो अफिनिटी है उसकी वो ज्यादा होती है। पार्शियल प्रेशर अब वो डिलीवर नहीं करती, वो फिर डिस्प्लेस करती है कार्बन मोनोऑक्साइड को, अनलोड करती है। हाँ तब अनलोडिंग होती है उसकी। और मेथिओग्लोबिनीमिया में क्या होता है PaO2 को? सर वो तो फिक्स हो जाती है 85% नहीं, वो सॉरी वो ऐसे वो सैचुरेशन फिक्स होती है। हाँ वो सैचुरेशन फिक्स होता है। सर PaO2 तो उतनी रहेगी, तो कम हो जाती है फिर वो। सर वो नहीं PaO2 पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। PaO2 फर्क क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है बिकॉज ऑफ इट्स डिसॉल्व फॉर्म इन दोनों में सही रहती है। और ये जिशान सही भाई है। के सवाल का जवाब दे दें, ये अदर साहब ने मेरा ख्याल बात ठीक की है कि उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं कि आप उसको सर उसकी हाफ लाइफ भी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की डिपेंड अपॉन कितनी आप ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ऑक्सीजन फ्लक्स की बात कर रहे थे। हाँ जी, ऑक्सीजन फ्लक्स कार्डिक सर मैं बताऊं? सर फ्लक्स में बताऊं? जी बताएं, हम तो कहते हैं बताए कोई। सर ऑक्सीजन फ्लक्स के लिए हम इतना सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है, इतनी जो हमारे पास आर्टियल ऑक्सीजन कंटेंट आया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कार्डियक आउटपुट से, तो फ्लक्स आ जाएगा। गुड। तो ये दो चीजें हैं, ये बड़ा कॉमनली आपको टॉक्स में आएगा कि ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन फ्लक्स या ऑक्सीजन डिलीवरी। तो ये इसको आप बेसिक्स अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, अदरवाइज लोग रट्टे लगा ये एक चीज और पूछनी थी कि आर्टियल ऑक्सीजन कंटेंट में सर ये जो 1.34 और 1.03 जो है ये कांस्टेंट है, ये जो दो चीजें। हाँ ये हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी है ना पर 100 ml में, और नहीं ये डिफरेंट होती है आर्टीरियल और वीनस की। ये जो 1.34 है ना 1.34 और 1.38 समथिंग इस तरह होता है। हाँ जी, 1.39 आर्टीरियल में होता है, 1.34 वीनस में होता है। एवरेज इसका 1.36 निकाल लेते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ABGs के साथ हम लोगों ने इंसाफ कर लिया है। थैंक्स अलॉट बिलाल, क्योंकि ये कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वक्त के साथ जीरो पे आ जाते हैं। और बिलाल थैंक्स टू USMLE प्रिपरेशन, ठीक है। तो भाई ये बिलाल को मैं एक और भी चीज़ के लिए सब आप लोगों को बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं USMLE में, ठीक है। तो आपको रगड़ा तो लगता है ना ये मैं आप ये निशान भैया से